हेलो बच्चों, रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको पिछली रिवीजन वीडियो बायो की समझ में आई होगी। और आज हम देखेंगे वाइवा में, यानी फिजिक्स के वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर से जो संबंधित क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा साधन या ऐसी विद्युत युक्ति जो वोल्टता को परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने का कार्य करती है। वो विद्युत युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसका कार्य भी पूछ सकता है, तो उसका कार्य होता है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर है उसका भी कार्य पूछ सकता है, जो ये क्या करता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर AC अल्टरनेट करंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की रॉड किस धातु की बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो रॉड होती है, आप ये देख पा रहे होंगे चित्र में, जो ये प्लेटें होती हैं धातु की, वो कौन से धातु की होती है? नर्म लोहे की होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 70 से 95% होती है। ट्रांसफार्मर में रॉड की पटली का क्यों रखा जाता है? जो ट्रांसफार्मर होता है, जो रॉड, इसकी जो लोहे की पत्ती है जो आपस में रखकर जो रॉड बनाई जाती है, वो पतलिका में क्यों रखा जाता है? तो भंवर धारा को कम करने के लिए ऐसा करा जाता है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है? रॉड गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है? अधिक ऊष्मा की हानि होती है। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? नैफ्थेनिक तेल डाला जाता है, जो कि खनिज तेल होता है। ऐसे तो खनिज तेल सारे ही होते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? तो शीतलन प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या डाला जाता है? तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग DC में क्यों नहीं कर सकते? जो ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेट करंट पर ही क्या करता है? कार्य करता है। और इसका उपयोग हम DC में क्यों नहीं कर सकते? तो इसका कारण हो जाएगा, DC में आवृत्ति शून्य होती है और इसमें क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? कार्य नहीं करता। कूलाम का नियम बताइए। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा F = 1/4ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? जैसे कोई आवेश है, इस पे आवेश है Q1 और इसके बीच की जो दूरी है वो है R, और जो दूसरे साइड का आवेश है उसे मानते हैं Q2। अब क्या होता है? जो दो बिंदुवत आवेश होते हैं, जो उनके परिणाम है वो उनके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी Q1 Q2, इसके बीच में मध्य में लगने वाला बल जो होता है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। और उसके बीच के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R²। और हम जानते हैं अगर समानुपाती का कोई चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? नियतांक आता है। तो F = K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। और K का मान यहाँ पर क्या होता है? 1/4πε0। और K का मान अगर न्यूमेरिकल के लिए देखें तो 9 × 10⁻⁹ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या होता है? यह क्या होता है? एक गुण होता है जो धारा का विरोध करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V = IR। अगर हम प्रतिरोध का सूत्र निकालेंगे तो I इसके नीचे चले जाएगा और R = V/I हो जाएगा। R क्या है? यहाँ पर नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और हर धातु के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के मात्रक बताइए। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी की परिभाषा बताओ। तो वक्रता त्रिज्या
कि आधी जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, F = R/2। और फोकस दूरी कैसे हो जाएगी, जैसे कोई लेंस है, कोई दर्पण है, ये होता है इसका ध्रुव, ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, माना यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है उसकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी लेते हैं अपन वो धनात्मक लेते हैं। अब है अपना दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण सूत्र होता है, और v यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/u - 1/v। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न जो विरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। अब इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु। पहला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। यानी और कौन सा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की खोज किसने और कब की थी, वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड में इसकी खोज की थी। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। यानी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा मापने के काम आता है, और अगर हम उसमें धारा ही प्रभावित नहीं करेंगे तो उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, तो इसीलिए वो कौन सी अवस्था में हो जाएगा, संतुलित अवस्था में हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसके 2 कार्य होते हैं मुख्यतः, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में और संतुलित अवस्था के लिए। व्हीटस्टोन सेतु में कौन सी भुजाएं समयुग्मजी भुजा होती है, यानी बराबर भुजा होती है। अब व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनाते हैं, ये इसके प्रतिरोध हो गए, माना ये A, B, C और D, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये क्या होती है, बराबर होती है, और B से लेकर D तक की दूरी होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए भुजा B और D व A व C क्या होती है, समयुग्मजी भुजा होती है, यानी बराबर होती है। व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज़्यादा कब सुग्राही होगा, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा व्हीटस्टोन सेतु कब सुग्राही होगा, जब एक ही कोटि के हों चारों प्रतिरोध। व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, धारा में विक्षेप मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कब कहा जाता है, जब धारा प्रभावित करने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तब क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा। व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है वो P/Q = RS, जो यहाँ पर S है वो क्या है, हमारा अज्ञात प्रतिरोध है जिसका हम मान ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में चारों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसके जो चारों प्रतिरोध होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो अग्र बातों पर निर्भर करता है, जैसे चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R∝2 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। दूसरी बात है, चालक का काट क्षेत्र यानी जो क्षेत्रफल है उसके विलोमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती क्या हो जाएगा, L/A। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर
जो प्रतिरोध होता है वो चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो उससे क्या तात्पर्य है? पदार्थ की विद्युत प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यह किसी पदार्थ की एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है और इसका मात्रक बताइए। उसके ताप पर निर्भर करती है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ओम का नियम क्या है? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, काट क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसमें प्रभावित धारा के क्या होगा? वो समानुपाती होगा। V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I होगा। V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I होगा। और हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो I R हो जाएगा। R क्या है? यहाँ पर नियतांक है और अगर हम R का मान निकालेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा। और जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है? मौलिक नियम नहीं होता और जिस परिपथ में ओम का नियम लागू होता है तो उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। विद्युत सेल किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित के साधन को क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। ये क्या कार्य करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा लेते हैं तो उसके घोल में आयनों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई सेल है और इससे क्या करेंगे हम? बाह्य परिपथ में क्या करेंगे? धारा लेते हैं तो जो उसमें जो घोल होता है तो उनके आयनों के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल से धारा लेते समय घोल में आयनों की गति किस प्रकार होगी? जब सेल से धारा लेते हैं तो सेल के घोल में धनायन तो क्या होगा? एनोड की तरफ गति करेगा और जो ऋणायन होगा वो कैथोड की ओर गति करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना एवं क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो उससे विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई चालक है तो उसकी लंबाई क्या कर दिया जाए? 2 गुना बढ़ा दिया जाए और जो उसका काट क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध पर चालक के पदार्थ की विशेषता है, मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ की विशेषता होती है और चालक की नहीं होती। अतः विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या अभिप्राय है? यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ओम हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रयोगशाला में अमीटर व वोल्ट मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीटर होता है वो किस कार्य में, मतलब किसको मापने में कार्य किया जाता है, किसको मापा जाता है? तो एमीटर से क्या होता है? धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से क्या होता है? वोल्टता को मापी जाती है, विभव को मापा जाता है। संयोजक तार तांबे के एवं मोटे बनाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? जो संयोजक तार होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं और मोटे बनाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि इनको मोटा बनाया जाता है और तांबे के तार के बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि तांबे की जो प्रतिरोधकता है वो कम होती है और प्रतिरोध कम से कम रखने के उद्देश्य से इसे क्या कराया जाता है? मोटा बनाया जाता है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। किस प्रकार के सेल से लगातार स्थिर वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं? चार्ज किए हुए संचायक सेल से क्या कर सकते हैं? लगातार स्थिर विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं।
परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या उपयोग है? तो धारा नियंत्रक लगाते हैं हम, कभी भी कोई सा भी परिपथ बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम धारा नियंत्रक लगाते हैं। तो उस धारा नियंत्रक का क्या कार्य होता है? तो विभव मापी के प्रयोग में धारा नियंत्रक की सहायता से तार की विभव प्रवणता का मान नियंत्रित किया जाता है। विभव मापी क्या है? विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित एक आदर्श वोल्ट मीटर है जिसकी सहायता से विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं। आदर्श मतलब होता है कि उस चीज़ को वो करने में सहायक होता है, इसीलिए उसे आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। विभव मापी किस विधि पर आधारित उपकरण है? जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श जो मीटर होता है उसका प्रतिरोध पूछा है कि कितना होता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे ही कोई दर्पण है, ये हो गई अपनी मुख्य अक्ष। अगर हम पहली कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो सबसे पहले कौन से बिंदु से निकलती है? फोकस बिंदु से निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर जो ध्रुव की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? जो उत्तल लेंस है उसमें आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, उसकी स्थिति बतानी है। तो जब जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, वो फोकस एवं प्रकाशित केंद्र के मध्य रखी हो तो क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेंस के प्रकाश केंद्र का क्या गुण है? प्रकाश केंद्र वह बिंदु है जिससे निकलने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकलती है, मतलब कहीं फैलती नहीं है, बिना विचलित किए हुए निकल जाती है। लेंस की फोकस दूरी किन किन राशियों पर निर्भर करती है? जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जिससे हमने बात की थी कि जो पहला प्रकाश आता है वो सबसे पहले कहाँ से निकलता है? फोकस बिंदु से होकर निकलता है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है? लेंस के पदार्थ, माध्यम, ताप व प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है? निर्भर करती है फोकस दूरी की राशियाँ। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम बताइए अपवर्तन के लिए। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है यहाँ पर? आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। पीएन संधि में धारावाही कौन होते हैं? पीएन संधि में मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होते हैं? धारावाही का काम करते हैं। पीएन संधि मतलब जो पी प्रकार है, जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें तो क्या कौन धारावाही का काम करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें क्वार्टर यानी हॉल धारावाही का कार्य करता है। किन्हीं दो अर्धचालक पदार्थों के नाम बताइए। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। पीएन संधि किसे कहते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक से बनी जो युक्ति होती है जिसमें एक संधि या दो इलेक्ट्रोड होते हैं तो पीएन संधि कहलाते हैं। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पी प्रकार का अर्धचालक है और जो एन प्रकार का अर्धचालक है उन दोनों का सम्मेलन क्या कहलाता है? पीएन संधि कहलाता है। उन दोनों से जो मिली युक्ति होती है वो पीएन संधि होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता कम हो जाती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? जो शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें एक ही पदार्थ के परमाणु के क्या होते हैं? सारे परमाणु होते हैं, मतलब कोई अन्य जो पदार्थ है उसके परमाणु नहीं मिले होते, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो उसकी जो चालकता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है? शुद्ध अर्धचालक की चालकता बैंड अंतराल,
मुक्त धारावाहकों की संख्या और ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। जो उसमें क्वार्टर होते हैं, हॉल होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सारों पर। और जो बैंड अंतराल होते हैं, जो कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं उसे। जैसे ही ऊर्जा के बीच में है, ये होता है अपना चालन बैंड। और ये होता है अपना संयोजी बैंड। और जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। तो जो शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बैंड अंतराल पर, मुक्त धारावाहकों की संख्या पर और ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। जेनर डायोड का क्या उपयोग है? इसका मुख्य जो उपयोग होता है वो वोल्टता नियंत्रक में होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। थैंक यू।